आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण के प्रमुख प्रकारों का भी वर्णन कीजिए, यानी कि बताइए कि ये कितने प्रकार के होते हैं इसका परीक्षण। तो सबसे पहले जानोगे कि आखिर अभिवृत्ति ये होता क्या है। तो अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। क्या है? मन की एक अवस्था है अभिवृत्ति। जब किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज होता है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है। क्या चीज? मूल्यांकन परक मतलब कि हम किसी चीज का जब टेस्ट लेते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं ना कि हाँ ये किस कैटेगरी में है, और इसी को हम कहते हैं अभिवृत्ति। क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। यानी कि अभिवृत्ति एक मन की अवस्था है जिसमें हम किसी भी विषय में एक मूल्यांकन करते हैं और इसी प्रवृत्ति को हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति की चार प्रमुख विशेषता है। कई गो? अभिवृत्ति की चार विशेषता है, जिसमें से पहला है कर्षण शक्ति, दूसरी विशेषता है चरम सीमा, तीसरी विशेषता है सरलता या जटिलता, मतलब यह तो बहुत सरल होगा नहीं तो बहुत ज्यादा जटिल होगा, और चौथा होगा केंद्रितता। क्या होगा? केंद्रितता। तो इसे सबसे पहला जो अभिवृत्ति की विशेषता है कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति है, इसमें हम सकारात्मक या नकारात्मक की विशेषता पर जानते हैं। क्या कर्षण शक्ति है कि हम किसी भी चीज के बारे में कितना सकारात्मक है या फिर कितना नकारात्मक है, ये होता है कर्षण शक्ति। तो देखेंगे क्या होता है। तो अभिवृत्ति को यानी अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। मतलब कर्षण शक्ति से हमें ये पता चलता है कि कोई विषय जो है तो विषय पर हमारी जो राय है वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इसको बताती है कौन? कर्षण शक्ति। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए तो यदि हमें किसी चीज की परीक्षण करना है, जैसे मान लीजिए नाभिकीय शोध के प्रति अगर अभिवृत्ति हमें बताना है, तो इसके लिए हम 5 बिंदु रखते हैं, मतलब 5 पॉइंट रखते हैं, जिसमें पहला बिंदु है बहुत खराब, दूसरा है खराब, तीसरा है तटस्थ, न खराब न अच्छा, मतलब कि नहीं खराब है और ना ही अच्छा है, चौथा है अच्छा और पांचवा है बहुत अच्छा। तो इस तरह से 5 पॉइंट जब बोल दिया गया तो इसमें देखेंगे अगर यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति नाभिकीय शोध के प्रति अपने दृष्टिकोण या मत का आकलन इस मापनीय या 4 या 5 करता है, 4 या 5 करता है, यानी कि अच्छा या फिर बहुत अच्छा सोचता है, तो स्पष्ट रूप से यह एक सकारात्मक अभिवृत्ति है। कैसा है? मतलब किसी चीज के बारे में जब अच्छा या फिर बहुत अच्छा बोलेंगे, इसका मतलब हम इस परीक्षण के बारे में क्या सोच रहे हैं? सकारात्मक सोच रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति नाभिकीय शोध के विचार को पसंद करता है तथा सोचता है कि यह कोई अच्छी चीज है। मतलब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे कि यह बहुत अच्छा है, तब अच्छा मूल्यांकन करने का मतलब है कि उसके पक्ष में हम या तो अच्छा बोलेंगे नहीं तो बहुत अच्छा बोलेंगे। हम तटस्थ करेंगे यदि इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है शोध के विचार को नापसंद करता है, जब वह क्या करेगा? आकलित मूल्य को 1 या 2 को चयन करेगा। क्या? जब व्यक्ति 1 या 2 को जब चयन करेगा, यानी कि बहुत खराब या फिर खराब, इसको अगर चयन करेगा तो उसको बोला जाए कि जो इसकी अभिवृत्ति है वो नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक है, यानी कि ये इस परीक्षण में अपना नापसंद को दर्शाता है। हम तटस्थ अभिवृत्तियों को भी स्थान देते हैं। यदि इस उदाहरण में नाभिकीय शोध के प्रति तटस्थ अभिवृत्ति इस मापनी पर अंक 3 के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। किसके द्वारा? 3 के द्वारा, यानी कि न अच्छा न खराब, नहीं बोले जाते कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अच्छा भी है और खराब भी है, तब एक तटस्थ अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति न तो सकारात्मक होगी और ना ही
नकारात्मक होगी। इस तरह से किसी भी पॉइंट पर यानी किसी भी विषय पर हम इस तरह से 5 पॉइंट निर्दिष्ट कर सकते हैं। क्या? एक बहुत खराब, खराब, न खराब न अच्छा, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा। तो ये 5 पॉइंट पर ही निर्भर करेगा कि हमारा जो मूल्यांकन है, हमारी जो सोच है, उस परीक्षण के बारे में कैसा दर्शाता है। ये सबसे पहली विशेषता है क्या चीज का? अभिवृत्ति का कर्षण शक्ति। अब दूसरा है चरम सीमा। क्या चीज? चरम सीमा। तो एक अभिवृत्ति की चरम सीमा यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है। मतलब चरम सीमा से हमें पता चलता है कि किस हद तक, किस सीमा तक हम किसी चीज को नकारात्मक बोलते हैं और किस सीमा तक हम किसी चीज को सकारात्मक बोलते हैं, यानी कि सही बोलते हैं। नाभिकीय शोध के उपयुक्त उदाहरण में मापनी मूल्य एक उसी चरम सीमा का है जितना 5, बस अंतर इतना है कि दोनों ही विपरीत दिशा में है। मतलब कि एक बहुत खराब है जो कि पहला मापनी है, और एक 5वां यानी कि अंतिम वाला जो कि बहुत अच्छा है। अंतर यह है कि दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक सकारात्मक दिशा में है जो 5 नंबर मापनी है, और एक नकारात्मक मापनी है जो कि 1 नंबर मापनी है। तटस्थ अभिवृत्ति निसंदेह न्यूनतम तीव्रता की है। क्या है? और इसके बाद अभिवृत्ति की तीसरी विशेषता है सरलता या जटिलता। ये बहुविध होता है। इस विषय से तात्पर्य है कि एक व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत किसी यानी कितनी अभिवृत्तियां होती हैं, उस अभिवृत्ति को एक परिवार के रूप में समझना चाहिए जिसमें अनेक सदस्य अभिवृत्तियां हैं। क्या है? मतलब कि सभी सदस्य जो है अपना अलग अलग अभिवृत्ति रखते हैं। बहुत से विषयों जैसे देखा जाए कि स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के प्रति के संबंध में लोग एक अभिवृत्ति के स्थान पर अनेक अभिवृत्तियां रखते हैं। तो सभी किसी का अलग अलग अपना अपना मूल्यांकन होता है। जब अभिवृत्ति तंत्र में एक या बहुत थोड़ी सी अभिवृत्तियां हो तो उसे सरल कहा जाता है। मतलब कि या तो एकदम बहुत कम हो और थोड़ा सा मिला करके क्या हो, इसका मूल्यांकन हो। तो इस तरह की जो अभिवृत्ति होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरल अभिवृत्ति कहेंगे। और जब वह अनेक अभिवृत्तियों के पाए जाने की संभावना है, जैसे कहा जाए कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, संप्रत्यय, प्रसन्नता एवं कुशल क्षेम के प्रति उसका दृष्टिकोण एवं उसका स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकता है, इस संबंध में उसका विश्वास एवं मान्यताएं आवश्यक हैं। मतलब इतने सारे चीज को एक ही बार बोला जाएगा जब, तब क्या होगा? तब बोला जाए कि यहाँ पर जटिल अभिवृत्तियां हैं, क्योंकि एक ही समस्या नहीं है, एक ही उसकी मूल्यांकन नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज को मिला करके है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अभिवृत्ति में मुख्य रूप से एक अभिवृत्ति के पाए जाने की संभावना है। मतलब ऐसा लगता है ना कि इतने सारे चीज के बारे में जब सोचेगा तो उसकी अभिवृत्ति एक अलग प्रकार की होगी। तो एक अभिवृत्ति तंत्र के घटकों के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अभिवृत्ति तंत्र के प्रत्येक सदस्य अभिवृत्ति में भी संभाव्य या फिर जिसे एबीसी कहा जाए इसकी घटक होता है। इसके बाद है अभिवृत्ति की चौथी विशेषता यानी कि अंतिम विशेषता कि अभिवृत्ति यानी केंद्रिकता। क्या? केंद्रिकता। तो यह अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है। किसकी? विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है कि आप किसी चीज के निर्णय लेने में, किसी विषय पर चर्चा करने में आपने कितनी भूमिका निभाई है, किस तरह की भूमिका निभाई है। गैर केंद्रीय या कहा जाए परिधीय अभिवृत्तियों की तुलना में अधिक केंद्रिकता वाली कोई अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को
अधिक प्रभावित करेगी। क्या करेगी? मतलब ज्यादा प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो विश्व शांति में सैनिक व्यय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एक प्रधान या केंद्रीय अभिवृत्ति के प्रति अभिवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। किस रूप में? अभिवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। तो बहु अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कि जो हमारा मूल्यांकन करने की दर है, जो मन की अवस्था है, इस अभिवृत्ति को कौन कौन से कारक मिल करके प्रभावित कर देते हैं? तो अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले तो ऐसे बहुत से कारक हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अगर विशिष्ट कारक है, मुख्य कारक है, तो वो 4 गो कारक है जिससे अभिवृत्ति प्रभावित होता है। तो सबसे पहला है सामाजिक कारक, दूसरा है सांस्कृतिक कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक और चौथा है प्रक्रियात्मक कारक। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये सामाजिक कारक यानी सामाजिक कारक के चलते अभिवृत्ति कैसे प्रभावित होता है। तो सामाजिक कारक के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, समुदाय, स्कूल, धार्मिक संस्थान इत्यादि आते हैं। मतलब सामाजिक जो कारक है, जिस कारक से अभिवृत्ति हमारा प्रभावित होता है, उसमें पड़ोस के लोग हैं, समुदाय है, परिवार है, स्कूल है, धार्मिक संस्था, इन सभी से क्या होता है? हमारी जो अभिवृत्ति है वो प्रभावित होती है। इन सबों के द्वारा बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, बच्चा उसी प्रकार से मनोवृत्ति का निर्माण करता है। मानो कि बच्चा में उसी प्रकार से, अगर पटीदार के बच्चा बहुत गाली दे रहा है तो तुम्हारा बच्चा नहीं देता है, इस सोच में नहीं रहो। समझ रहे ना? तुम अगर आस पड़ोस के लोग चोर डाकू है, कुकुर सियार है, तो तुम्हारे घर के भी बच्चा वैसा नहीं होगा, इस चीज का उम्मीद मत रखो। मतलब कि होने की चांस, ये जो अभिवृत्तियां हैं उस बच्चा में प्रवाहित 100% होगा। बस कुछ नगण्य ही होगा जो कि उस माहौल में रह कर कभी उस माहौल लायक न बने, कुछ अलग बन जाए। बच्चों पर सामाजिक शिक्षण का प्रभाव भी 3 प्रकार से पड़ता है। अभी जो बच्चा शिक्षा का लेता है, इसका भी प्रभाव क्या पड़ता है? 3 प्रकार से पड़ता है। पहला है क्लासकीय अनुकूलन, यानी जब कोई बच्चा अपने परिवार या समाज के दूसरे सदस्यों से बार बार किसी जाति, धर्म विशेष या किसी घटना के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक विचार सुनते हैं, तो बच्चों की मनोवृत्ति भी उसी प्रकार विकसित हो जाती है। मतलब कि जिस तरह से देखता है, सुनता है, उसी तरह से बच्चा का भी क्या हो जाता है? जो सकारात्मक नकारात्मक अभिवृत्ति है वैसे ही विकसित हो जाती है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाला अगर कोई चीज़ है तो सामाजिक से भी ज़्यादा मोबाइल नहीं है। भले कुछ सीखे या ना सीखे परिवार आस पड़ोस के लोगों से, लेकिन मोबाइल से वो बेचारा अनंत ज्ञान के समुद्र में डूब रहा है। सुनो आगे। दूसरा है साधनात्मक अनुकूलन, यानी कि साधनात्मक अनुकूलन में पुरस्कार तथा दंड की चर्चा की जाती है। जिस कार्य को करने से व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उसके प्रति हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है। ठीक इसके विपरीत, जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दंड मिलता है उसके प्रति हमारी नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है। क्या मतलब? कार्य 2 होगा, एक होगा जो कि सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक होगा। और अगली लास्ट सामाजिक कारक है जो बच्चों पर प्रभाव पर डालता है, वो है स्थानापन्न शिक्षण। सामाजिक परिवेश में व्यक्ति दूसरे को किसी खास मनोवृत्ति के कारण पुरस्कृत अथवा दंडित किया जाता है। मतलब दूसरा प्रवृत्ति है, उस कारण से भी क्या होता है? उसको पुरस्कृत किया जाता है या दंडित किया जाता है। और यहाँ पे अभिवृत्ति का निर्माण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सांस्कृतिक कारक। कैसा?
सांस्कृतिक कारक से कैसे अभिवृत्ति में प्रभाव पड़ता है देखोगे तो मनोवृत्ति का निर्माण सांस्कृतिक कारक द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक नियम कानून विश्वास रीति रिवाज प्रथा अलग अलग होती है। व्यक्ति की मनोवृत्ति उसी के अनुकूल निर्मित होती है। उदाहरण के लिए मुस्लिम संस्कृति में चचेरे मौसेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के शादी के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये लोग चाचा के फूफा के मामा के इन सभी से क्या कर लेता है, सब भाई बहन अपने में शादी कर लेता है। जबकि हिंदू समुदाय में ऐसी शादी के प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति पाई जाती है। मतलब कि इसका लोग क्या करता है, विरोध करता है, नहीं करने देता है। मुस्लिम समुदाय में शव को दफनाया जाता है जबकि हिंदू संस्कृति में शव को जलाया जाता है। इस सांस्कृतिक प्रभाव से भी क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे ये देखते जाता है उसी तरह से तो उसका मनोवृत्ति बदलते जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो अभिवृत्ति है उसको सांस्कृतिक जो ये कार्यक्रम है ये भी प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसके कारण क्या होता है कि मनोवृत्ति है वो प्रभावित होता है। तो मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत व्यक्ति की मनः स्थिति, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, प्रति आशाएं, प्रेरणाएं इत्यादि ऐसे कारक हैं जो मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के व्यवहार से असंतुष्ट रहने के कारण निरंतर तनाव में रहता है। मतलब उसकी पत्नी जो है अच्छा व्यवहार नहीं करती है, असंतुष्ट व्यवहार करती है, जिसके कारण वो क्या रहता है, हमेशा तनाव में रहता है। ऐसी परिस्थिति में स्त्री जाति के प्रति उसकी नकारात्मक मनोवृत्ति बन सकती है। मतलब कि वो अपनी पत्नी के चलते सभी स्त्रियों को क्या समझने लगेगा, उसी प्रवृत्ति को समझने लगेगा जिस पर अभिवृत्ति से ये उसको देख रहा है। अगर गलत देख रहा है तो सभी स्त्रियां उसको गलत नजर आएगी, अगर वो सही देख रहा है तो सभी स्त्रियां उसको सही नजर आएंगी। जिस व्यक्ति से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसके प्रति हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति होती है। मतलब जो व्यक्ति हमारा काम कर देता है उसके प्रति हम सकारात्मक रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है उसके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। मतलब कि हम उसके बारे में नकारात्मक विचार, गलत विचार मन में आने लगता है। इसके बाद लास्ट अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है प्रक्रियात्मक कारक। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से व्यक्ति के शील गुण, विश्वास, धारणाएं, प्रभार इत्यादि आते हैं और ये जो है मनोवृत्ति निर्माण में मदद करती है। तो सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति के शील गुण क्या होता है। तो मनोवृत्ति के निर्माण व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर ही होता है। शील गुण मतलब कि एक परफेक्ट गुण जिस पर तुमको कोई दाग ना लगा सके। जैसे तुम सच बोलते हो, ये तुम्हारा शील गुण है कि तुम कुछ भी हो जाओ सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हो, समझे ना। तुम झूठ नहीं सुनना चाहते हो तो ये शील गुण हो जाता है। कभी किसी को दुख नहीं देते हो, मतलब किसी के भी दुख में तुम साथ दे देते हो, तो ये एक शील गुण होता है जो कि परफेक्ट होता है, उसमें कोई दाग नहीं है। तो जिस गुण में कोई दाग नहीं रहता है, एकदम परफेक्ट होता है, वही क्या बोला जाता है, शील गुण बोला जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो मनोवृत्ति निर्माण है उसका व्यक्तित्व का भी निर्माण उसके शील गुण पर ही होता है। एक शांति प्रिय और रचनात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की मनोवृत्ति झगड़ालू, विघटनकारी और अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता, आधिपत्य, विनम्रता इत्यादि भी मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति शांत है, कोई अंदर से मूर्ख है, कोई बाहर से मूर्ख है, कोई विश्वासी है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास नहीं है। इन सभी गुणों से भी क्या होता है, व्यक्ति का जो बोला जाए मनोवृत्ति का निर्माण होता है, उसमें सहायक होता है। दूसरा चीज है विश्वास। क्या मतलब, विश्वास से भी व्यक्ति का मनोवृत्ति का निर्माण होता है। तो विश्वास, मनोवृत्ति का निर्माण विश्वास के द्वारा भी होता है। हिंदुओं के देवी देवताओं पर दृढ़ विश्वास होती है
अतः देवी देवताओं के प्रति, मूर्ति के प्रति श्रद्धा भक्ति अधिक होता है। तीसरी चीज है धारणाएं। क्या मतलब धारणा से भी लोगों का मनोवृत्ति का निर्माण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की धारणाएं उसके विश्वास, अनुभव एवं सोचने विचारने के ढंग पर आधारित होता है। मतलब नहीं कहता है कि मेरा ये धारणा नहीं है कि हम झूठ बोले, मेरा ये धारणा नहीं है कि हम किसी की चापलूसी करें। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना धारणा होता है जिसमें उसका विश्वास होता है, उसका अनुभव होता है, उसका अपने सोचने विचारने की ढंग होता है। इसी पर आधारित होता है उसका मनोवृत्ति का निर्माण। एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न लोगों की मनोवृत्तियां भी अलग अलग हुआ करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसके बाद है कि प्रचार। क्या है? चौथा है प्रचार। तो प्रचार के बृहत सारे माध्यम होते हैं। इन माध्यमों के द्वारा भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। प्रचार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की मनोवृत्ति के अनुकूल या प्रतिकूल बनाना होता है। मादक द्रव्य के सेवन के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास करने योग्य दूरदर्शन, टेली स्क्रीन, इसके प्रभाव संबंधी नारों इत्यादि बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मतलब जो मादक द्रव्य है, जो नशीला पदार्थ है, जो शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो इसके बारे में नकारात्मक जो है सभी विचार क्या किया जाता है? प्रचार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिया जाता है, जिस कारण लोगों के प्रति उस मादक द्रव्य के प्रति क्या जाता है? नकारात्मक विचार मन में बैठ जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि मनोवृत्ति निर्माण के उपयोग जितने भी बात बताए गए, ये ही प्रमुख कारक हैं जिस कारण मनोवृत्ति निर्माण होती है। समझ में आया है?